चंद्रपुर के गांव में सुरेश अपनी बेटी सुमन के साथ एक ऐसी झोपड़ी में रहता था जो प्राचीन बरगद की छाया में बनी थी। ये बरगद गांव वालों के लिए शुभ माना जाता था, क्योंकि कहा जाता था कि इसमें वनदेवी का वास है। उनकी आर्थिक हालात बहुत खराब थे। वे गरीबी में जीवन बिता रहे थे, लेकिन सुमन के पास एक छोटा सा चमकीला पत्थर था जिसे उसकी माँ ने दिया था, जो मुश्किलों में हल्की नीली रोशनी देता था। उसके घर जमींदार बलवंत आता है। ए सुरेश, बाहर निकल। तुझे कर्ज दिए हुए सालों बीत गए हैं। तूने अभी तक मेरे पैसे ने नहीं लौटाए। मुझे आज मेरे पैसे चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को इस बरगद की छाया से बाहर कर दूंगा। आज मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। सुरेश घबराते हुए बाहर आता है। दया कीजिए जमींदार बलवंत, कल मेरा बेटा आलोक सीतापुर से लौटने वाला है। मेरा बेटा आते ही मैं सबसे पहले उसे आपके पास भेज दूंगा और आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। सिर्फ 2 दिन रुक जाइए। मेरी बेटी का ये चमकीला पत्थर गवाह है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। बलवंत की आंखें सुमन के पत्थर पर पड़ी, लेकिन वो उसे छूने की हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि वो पत्थर ऊर्जा से सुरक्षित था। बस अब बहुत हो चुका। तुम्हें बहुत मोहलत मिल गई। हर बार तुम यही बोलते हो कि तुम्हारा बेटा आने वाला है। सालों बीत गए, लेकिन तुम्हारे बेटे ने गांव में कदम तक नहीं रखा। लगता है तुम मेरे पैसे लौटाना ही नहीं चाहते, और ना ही तुम्हारा कोई बेटा आने वाला है। मैं अब कुछ नहीं सुनूंगा। मुझे मेरे पैसे अभी चाहिए, नहीं तो इस घर और बरगद की सुरक्षा से बाहर निकलो। नहीं जमींदार बलवंत, दया कीजिए। अगर 2 दिन में आपके पैसे नहीं मिले तो हम खुद ये घर और बरगद की सुरक्षा छोड़ देंगे, लेकिन 2 दिन रुक जाइए। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें आखिरी 2 दिन का समय देता हूं। अगर 2 दिन में मेरे पैसे मुझे नहीं मिले तो तुम्हारा सारा सामान बाहर फेंक कर तुम्हें भी इस गांव से बाहर धकेलवा दूंगा। ऐसा बोलकर जमींदार वहां से चला जाता है। सुमन अपने पिताजी से कहती है, भैया 2 दिन में आ जाएंगे ना? अगर इस बार भैया नहीं आए तो जमींदार तो हमें गांव से निकलवा देगा। इस बार वो हमारी एक भी नहीं सुनेगा। आज वो बहुत गुस्से में था। तुम चिंता मत करो बेटी, आलोक ने कहा है वो आता ही होगा, और उसने पैसों का इंतजाम भी कर लिया है। वो आते ही मैं जमींदार के सारे पैसे लौटा दूंगा। फिर चिंता करने की कोई बात नहीं। तब तक ये चमकीला पत्थर हमें बचाएगा। 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिन के बाद सुरेश के घर एक आदमी आकर बोलता है, अरे सुरेश, अनहोनी हो गई। जिस कारखाने में तुम्हारा बेटा काम करता था, उस कारखाने में आग लग गई, जिससे उस कारखाने में काम करने वाले जितने भी लोग थे, सारे के सारे उस आग से जल गए। और खबर मिली है कि उसमें से कोई नहीं बचा, और इस कारखाने में तुम्हारा बेटा भी काम करता है। ये सुनकर सुरेश के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। सुमन का पत्थर भी अपनी चमकीली नीली रोशनी खो देता है। 2 दिन बाद उनके गांव में एक आदमी एक संदूक लेकर आता है। अरे भाई साहब, जरा सुनिए तो, ये सुरेश का घर कहाँ है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? बलवंत उसे देखकर ललचा जाता है, क्योंकि वो संदूक बहुत मूल्यवान लग रहा था। आप तो जानते ही होंगे कि सुरेश के बेटे के कारखाने में आग की वजह से मृत्यु हो गई थी। बेचारा दूसरे दिन गांव आने ही वाला था। उसने इतने सालों तक बहुत मेहनत करके बहुत सारा धन जमा कर लिया था। वो सब लेकर घर आने वाला था। उससे पहले ये दुर्घटना हो गई, और कारखाने के मालिक ने उनके परिवार वालों के लिए भी धन दिया है। मैं उसके वही पैसे उसके पिताजी सुरेश जी को देने आया हूँ। बलवंत के मन में लालच जाग जाता है और वो झूठ बोलता है। अरे भाई, मैं ही सुरेश हूं, और जिसकी बात तुम कर रहे हो वो मेरा ही बेटा था। अच्छा हुआ भाई साहब, आप मुझे यहीं पर मिल गए, वरना मुझे पूरे गांव में कहां कहां भटकना पड़ता। ये लीजिए आपकी अमानत, ये संदूक। ये कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है, और बलवंत वह संदूक लेकर अपने घर चला जाता है। और जैसे ही वो संदूक खोलकर देखता है, उसमें ढेर सारी मुद्राएं होती हैं। जमींदार ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब हमारा गुजारा कैसे होगा? हम तो पूरी तरह से आलोक के सहारे पर थे, लेकिन पता नहीं वनदेवी यह कैसी परीक्षा ले रही हैं। आलोक ही तो हमारा सहारा था, उन्होंने उसे भी हमसे छीन लिया। कभी कभी लगता है कि वनदेवी हमारे साथ नहीं है। सुमन का चमकीला पत्थर अब पूरी तरह से निस्तेज हो चुका था।
सुमन दूसरों के घरों में काम करने लगती है। एक दिन सुमन पानी लेने जमींदार के जादुई कुएं पर जाती है और उसी दिन जमींदार के दोस्त हरीश कुमार का बेटा राहुल, जो एक जादूगर था, जमींदार के घर आता है। वो सुमन को देखता है और उसे पसंद करने लगता है। राहुल जमींदार से बोलता है, चाचा जी, अभी जब मैं आ रहा था तो आपके घर के सामने जो कुआं है, इस कुएं पर मैंने एक लड़की को पानी भरते देखा। वो गुलाबी रंग के कपड़ों में थी। क्या बता सकते हैं वो कौन है? बलवंत बाहर जाकर देखता है तो वहां उसकी अपनी बेटी किरण खड़ी होती है। राहुल बेटा, ये मेरी बेटी किरण है। राहुल बात को पलट देता है, लेकिन बलवंत को शक हो जाता है कि राहुल को सुरेश की बेटी सुमन पसंद आ गई है। बलवंत मन ही मन खुश होता है कि राहुल जैसे जादूगर से उसकी बेटी की शादी हो जाएगी। जब राहुल के माता पिता किरण से शादी की बात करने आते हैं और राहुल किरण को देखकर मना कर देता है, तो बलवंत समझ जाता है कि राहुल ने सच में सुमन को ही देखा था। बलवंत मन ही मन एक बुरी योजना बनाता है। राहुल बाबू को इस पूरे गांव में उसे भिखारी सुरेश की ही बेटी पसंद आनी थी। मेरी बेटी की जगह वो सुमन कभी नहीं ले पाएगी। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। इससे पहले राहुल बाबू दोबारा यहां आए, उससे पहले मैं सुरेश को धक्के मारकर इस गांव से बाहर निकाल दूंगा। फिर मजबूरन उन्हें मेरी बेटी से ही शादी करनी पड़ेगी। वो तुरंत सुरेश के पास जाता है और घर खाली करने के लिए कहता है। चलिए पिताजी, अब हम खुद को झूठी तसल्ली नहीं दे सकते। हमें ये घर छोड़कर बरगद की सुरक्षा से बाहर जाना ही पड़ेगा। इतना कहकर सुमन अपने पिताजी को लेकर घर से बाहर चली जाती है और दूर वन में जाकर एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। सुमन का निस्तेज पत्थर भी वहां पहुंचकर और ठंडा पड़ जाता है। सुरेश की तबीयत खराब हो जाती है। सुमन अब वन में लकड़ी तोड़ने का काम संभालती है। एक दिन की बात है, सुमन लकड़ी लेने जाती है। बहुत देर हो जाता है, लेकिन सुमन नहीं आती है, तो सुरेश सुमन को ढूंढने जाता है। रास्ते में उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वो चक्कर खाकर गिर जाता है। उसी समय राहुल उस रास्ते से बलवंत के घर जा रहा था। तभी वो सुरेश को देखता है। राहुल उसे उठाता है और उसके घर ले आता है। कुछ देर में सुमन भी वन से लकड़ी लेकर आ जाती है। जैसे ही राहुल की नज़र सुमन पर पड़ती है, सुमन का निस्तेज पत्थर अचानक से तेज नीली रोशनी से चमक उठता है। राहुल समझ जाता है कि यही वो लड़की है। सुरेश बलवंत की सारी करतूत बताता है, खासकर संदूक की चोरी की बात। राहुल सुनकर चौंक जाता है। वो बताता है कि वो ही उस कारखाने का मालिक था। बाबा, वो कारखाना मेरा ही था। मैंने तो अपने आदमी को कहकर पूरे $2 लाख मुद्राएं भिजवाए थे। मुझे 2 दिन का वक्त दीजिए। मैं इस धोखे का पता लगाकर आपको आपके पैसे दिलवा कर रहूंगा। राहुल अपने आदमी को लेकर बलवंत के घर जाता है। राहुल का आदमी तुरंत बलवंत को पहचान लेता है कि उसने ही सुरेश होने का नाटक करके संदूक चुराया था। राहुल को ये भी पता चलता है कि बलवंत ने जानबूझकर सुरेश और सुमन को गांव से निकाला ताकि राहुल उसे ढूंढ न पाए और मजबूरन किरण से शादी करे। राहुल अपनी जादूगरी से बलवंत को सबक सिखाता है, उसे सबके सामने शर्मिंदा करता है। अंत में राहुल और उसके पिताजी हरीश कुमार सुमन के घर जाते हैं। वे सुरेश को सारे पैसे वापस करते हैं। सुमन का चमकीला पत्थर अब हमेशा के लिए तेज नीली रोशनी से चमक रहा था। हरीश कुमार और राहुल सुरेश से सुमन का हाथ मांगते हैं। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो जाती है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। कहानी की शुरुआत 31 दिसंबर की शाम से होती है। एक तरफ पूरा गांव नए साल की तैयारी में चमक रहा है। सभी के घरों में लाइटें लगी हुई थी, संगीत बज रहा था, मिठाइयों की खुशबू आ रही थी। सबने नए कपड़े खरीदे थे और सभी के घरों में हंसी गुंज रही थी। दूसरी तरफ गांव के आखिरी सिरे पर एक टूटी फूटी झोपड़ी, जहां न तो रोशनी और न ही उत्साह। यहाँ रहता है एक गरीब बच्चा राजू, जिसके पास न तो नए कपड़े और न ही स्वादिष्ट मिठाई थी। वह अपनी बीमार माँ के साथ रहता था। उसकी माँ बहुत बीमार रहती थी। उसकी माँ चाहती थी कि कम से कम नए साल पर उसका बच्चा राजू मुस्कुरा दे। माँ, हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है। क्या इस साल भी हम नया साल नहीं मनाएंगे?
बेटा क्या करें, हमारे हालात ही ऐसे हैं। हमें तो 2 वक्त की रोटी नसीब हो जाए वही बड़ी बात है। राजू बाहर चला जाता है गांव का माहौल देखने। वह देखता है सबके घर में रोशनी है। वहीं अमीर सेठ का जश्न चल रहा था। बड़े बड़े केक थे, काफी बच्चों की भीड़ थी। राजू दूर से ही देख रहा था। सेठ का बेटा मोहन और बाकी बच्चे राजू का मजाक उड़ाते हैं। क्यों राजू, तुझे तेरी माँ ने नए कपड़े नहीं दिलाए जो यहाँ हमें देखने आ गया? अरे नहीं दिलाए होंगे तभी तो आया है। राजू को बहुत बुरा लगा। वह घर लौट आता है। अगले दिन राजू टूट चुका था, लेकिन उसकी माँ उसे समझाती है। राजू बेटा, नया साल केवल मिठाइयों और कपड़ों से नहीं होता, अच्छी सोच से शुरू होता है। राजू तय करता है, अगर दुनिया मुझे गरीब कहती है तो मैं अब उन्हें अपने मेहनत से जवाब दूंगा। वह नए साल को मेहनत का साल बनाता है। राजू छोटे छोटे काम करता है। वह सब्जी मंडी में मदद करता है, चाय की दुकान पर काम करता है, लेकिन हर जगह उसे कम पैसे मिलते और कभी कभी अपमान भी मिलता है। ले अपने काम के पैसे पकड़। पर ये तो पूरे पैसे नहीं है, ये तो केवल आधे ही है। अगर इतना लेना है तो ले, नहीं तो निकल जा यहाँ से। राजू उदास मन से घर आ जाता है। राजू पढ़ना चाहता था, लेकिन काम के कारण वह बहुत थक जाता था और कई बार वह स्कूल छोड़ने का सोचता था, लेकिन उसकी माँ उसे समझाती थी। समय ऐसे ही बीत रहा था। राजू के माँ की तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। इलाज के लिए घर में पैसे नहीं थे। राजू बगल में मदद मांगने जाता है। चाचा, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, कुछ पैसे दे देते तो मैं अपनी माँ का इलाज करा लेता। अरे, तेरी माँ का मैंने ठेका लिया है क्या? मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है। चल निकल जा यहाँ से। राजू बहुत ही दुखी हो जाता है। सब दरवाजे बंद कर लेते हैं। राजू अपनी माँ को अस्पताल ले जाता है, लेकिन पैसे न होने के कारण डॉक्टर उसकी माँ को भर्ती नहीं करते हैं। राजू अकेला हो गया था। वह सोचता है, क्या खुशी केवल अमीरों की ही जिंदगी में है, गरीबों की नहीं? गांव के मास्टर जी को राजू ने सब बात पहले ही बताई थी, और जब सुना उसकी माँ हॉस्पिटल में है, तो वो गांव वालों को राजू की हालत बताता है। वो धीरे धीरे मदद इकट्ठी करता है और जल्दी से पैसों को लेकर अस्पताल पहुंचता है। वो जल्दी से पैसे डॉक्टर को देता है और कहता है, डॉक्टर साहब, जल्दी से इलाज शुरू कीजिए। राजू के माँ की जान बच जाती है। राजू अपने सर को धन्यवाद देता है। कई साल गुजर जाते हैं। राजू पढ़ाई में अच्छा था, मेहनती और अनुशासित बच्चा था। राजू अपने संघर्ष को अपना ताकत बनाता है और वो सीखता है गरीबी इंसान को तोड़ भी सकती है और बना भी सकती है। उसने परीक्षा में टॉप किया, इसलिए सरकार ने उसे फ्री में पढ़ाया। वो पढ़ने के लिए शहर गया। उसने खूब मेहनत की और एक अधिकारी बना। जब वो गांव आया तो गांव एकदम बदल चुका था। जो कल तक इतने अमीर थे, आज 2 रोटी नसीब नहीं हो रही। वो अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में आया, जहां उसकी माँ खाना बना रही थी। माँ, अरे बेटा, तू कब आया? तू तो कह रहा था मैं कल आऊंगा। अच्छा बैठ, मैं पानी लाती हूँ। राजू की माँ जल्दी से गई और एक ग्लास पानी और गुड़ लाई। अरे माँ, इसकी क्या जरूरत थी? क्यों नहीं है जरूरत? इतनी दूर से आया है, भूख प्यास तो लगी होगी। राजू पानी पीता है और वो गांव में घूमने निकल जाता है। अरे बेटा, तुम कब आए? काका, अभी थोड़ा ही समय हुआ आए हुए, सोचा गांव घूम लेते हैं। क्या गांव घूमोगे बेटा? यहाँ तो खुद ही भूखमरी का अकाल है। 2 टाइम का खाना किसी के पास नहीं है। इतना कहकर वह गांव वाला वहां से चला गया। राजू आगे बढ़ता है। कुछ दूर और जाने पर वह देखता है एक औरत अपने छोटे से 10 साल के बच्चे के साथ भीख मांग रही थी। मैडम, मेरा बेटा 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, कुछ पैसे दे दीजिए। अरे तुम लोगों का रोज का यही है,
अगर तुम्हारा बेटा भूखा है तो मैं ठेका लेकर बैठी हूँ कि तुम्हें पैसे दूं। इतना कहकर वो औरत गुस्से से वहां से चली गई। तभी उस औरत का बेटा कहता है, माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। ऐसा लगता है कि जैसे मेरी जान ही निकल जाएगी। बेटा, कुछ देर और इंतजार कर। अभी क्या जाने कोई तरस खाकर कुछ दे ही दे। इसके अलावा और हमारे पास रास्ता ही क्या है? कोई कुछ काम भी तो नहीं दे रहा है। ये सब दृश्य से देखकर राजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे पुराने दिन याद आ जाते हैं। अरे ये क्या, मैं रोने लगा। राजू अपने आंसू पोंछता है और उस औरत के पास जाता है और पूछता है, चाची, आप भीख क्यों मांग रही है? आपके पति और घरवाले कहाँ हैं? वो महिला रोने लगती है और रो रो कर सारी बात बताती है। बेटा, पहले मैं भी अपने पति के साथ बहुत हंसी खुशी रहती थी, लेकिन मेरे पति को कोई औरत पसंद आ गई और वो मुझको छोड़ दिए उसी के साथ रहने लगे। अच्छा चाची, आप रोइए मत, मैं कुछ करता हूँ। राजू इधर उधर देखता है। उसे पनीर चावल का ढाबा दिखता है। वो उन दोनों को उस ढाबे पर ले जाता है और पनीर चावल पेट भर खिलाता है। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हमने न जाने कितने दिनों से पेट पर खाना नहीं खाया था। राजू को आए कुछ दिन बीत गया। वह घर में बैठा था और सोच रहा था। इस गांव में लगभग आधे लोगों के पास ठीक से खाने के भी पैसे नहीं है। ऐसा करता हूँ, इन सब का राशन कार्ड बनवा देता हूँ, जिससे इनको खाने को तो मिलेगा। ऐसा सोचकर वह राशन कार्ड बनवाने के लिए निकल जाता है। वह सभी गरीब लोगों का राशन कार्ड बनवाता है, जिससे अब उस गांव में सभी गरीब लोगों को खाने के लिए मिल जा रहा था। राजू को मिठाइयाँ बहुत पसंद थी, इसलिए वह मिठाई की दुकान का बिजनेस शुरू करता है और उस बिजनेस में उन गरीब लोगों को काम देता है। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी वजह से आज मेरे दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं। अब उस गांव में सभी लोग हंसी खुशी से रहने लगते हैं।